95% बजट देने वाला सूबे को, उस शहर को सिर्फ बल्दियात के अंदर 2.5% इसका शेयर है। इसके मुकाबले में पंजाब ने बल्दियात के अंदर जो शेयर रखा है लोकल बॉडीज का वो 15%, KPK ने जो बजट रखा है वो 17.7%। सारे पैमाने बताते हैं कि इसकी आबादी 3.5 करोड़, आपने इसकी 1.5 करोड़ आबादी कही। पिछले 19 साल में इस शहर के अंदर पानी के एक बूंद का इजाफा नहीं हुआ। आपने शहर को K4 मंसूबे से महरूम रखा। ये इलेक्ट्रिक जो इस वक्त शहरियों के लिए काफिर इलेक्ट्रिक बनी हुई है, इसका लाइसेंस मंसूख होना चाहिए, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, आवाम को सस्ती बिजली मुहैया होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए किस तरह ये इदारा कराची के लोगों का खून चूस रहा है। 4 तारीख को सदर में और इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को लियाकताबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे बजट में टैक्सेस के हवाले से और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। पहले तो आप सबको तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक गोल्डन मार्केट से है और इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली एक्सपोर्ट करने वाली मार्केट है गोल्डन मार्केट। और जैसे कि आप सब के अंदर हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं इंपोर्ट के जरिए इस वक्त, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट करने की चीज़ें कम हैं। तो पहले तो मैं एक बात कहूँ कि हमने एहतजाज में काफ़ी चीज़ें, जब हमारा एक एका था तो हमने काफ़ी चीज़ों में फ़र्क लाए। पहले तो आप देखिए फिक्स टैक्स हम पे नाजिल हुआ था, जो फिक्स टैक्स नाजिल हुआ था हम पे उस पर जमात इस्लामी को टैक्स क्रेडिट जाता है। और मेरे सीनियर यहाँ पे काजिल मौजूद है, हमने जगह जगहों पे मार्केटों पे एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने अपने प्लेटफॉर्म से एहतजाज किया, तो फिक्स टैक्स 6000 खत्म हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारा बड़ा अच्छा स्टेप था। इसके बाद आप देखिए जब हमारी रोजगार बचाओ तहरीक स्टार्ट हुई, पीस के साथ हमें जमात इस्लामी ने साथ दिया। आप ये देखिए ब्लैक मार्केट में हम मार्केट इंपोर्ट करते हैं, हमें डॉलर का रेट रोज का पता है। 360 रुपए का ब्लैक के अंदर जो है वो डॉलर था, आज डॉलर 1 साल हो गया 270 पे ही रुका हुआ है। तो आप ये देखिए कि हमारी मार्केट स्टेबल कर रही है, हम कुछ सुख का सांस ले रहे हैं। आप ये देखें कि इस टाइम पे मार्केट की ये पोजीशन है कि लोग 4-4 दिन 5-5 दिन तक बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं। गोल्डन मार्केट जैसी मार्केट में लोग बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं। उस बंदे की दुकान का किराया 15,000 रुपये, छोटा ताजिर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसका बिल आ रहा है 25,000 रुपये। 25,000 के बिल में 12,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। आप ये देखिए कि रोजमर्रा की आपकी चीजें, आज गंदम का रेट क्या है, आज रोटी का रेट क्या होना चाहिए, चीनी माफिया पे चीनी काम कर रही है, कहाँ है कमिश्नर कराची, कहाँ है ये लोग चीजें। आप देखें पेट्रोल पे हम 100+ टैक्स दे रहे हैं, तेल पे हम 200+ टैक्स दे रहे हैं, तो कहाँ है हमें वो रिलीफ मिलता हुआ, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि नौकरी पेशा आदमी, आप साफी लोग भी हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं, आप ये देखिए नौकरी पेशा आदमी कहाँ जाएगा, उसकी 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह, 20,000 रुपये तो बिजली के बिल में दे देगा। तो जब तक हम इन चीज पे स्टेप नहीं उठाएंगे, ये हम पे आजूद और माजूद की कौम को मुसल्लत करके जो इनकी हुकूमत बना दी गई है, और ये जो फैसले हैं स्टेक होल्डर से बगैर मुशावरत के होते हैं। देखिए जब इस मुल्क के अंदर आपकी स्टेक होल्डर्स जो ना आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपको स्टेबल करने वाले बिजनेसमैन होते हैं, असल पावर होल्डर्स होते हैं। जब तक आप अपने असल पावर होल्डर्स को मुतमईन नहीं करेंगे, वो आपको रास्ते भी बताएंगे क्या चीजें किस इंडस्ट्री में काम करने का। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हम पे मुसल्लत करिए आजूद माजूद की कौमों पे वो जो है वो ड्रोन के हमले पे जो है ना उनके हमलों पे काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कीड़े मकोड़े की तरह हमें मसला जा रहा है। आप देखें यहाँ पे कराची के अंदर गर्मी पड़ रही है, सबसे ज्यादा गर्मी दुबई में पड़ती है, उससे ज्यादा ईरान में गर्मी है, लेकिन वहाँ लोगों को फैसिलिटेट हो रहे हैं, वहाँ लोग मर नहीं रहे, वहाँ लोगों ने हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, वहाँ यहाँ हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया कीड़े मकोड़े की तरह। तो देखिए हमें ये स्टेप उठाने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेजोरिटी रखी है। एक कुछ गंदी मछलियाँ होती है तालाब में भी, हर जगह पे होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जब हमने रोजगार बचाओ तहरीक पिछले साल स्टार्ट की थी तो मुझे काफी प्राउड है, उस पर काफी अच्छे स्टेप उठे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी अच्छी चीजें अचीव की थी। क्योंकि मैंने उस चीज को देखा था, जब हम इंपोर्ट करने वाली चीजों पे काबू पा लेते हैं ना तो हमारी चीजें रुक जाती हैं। 360 का डॉलर 270 पे आ गया था तो हमने उस पर काबू पा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी तहरीक का हिस्सा ही थी। तो उस तहरीक के अंदर हमारे बानी मेंबर बैठे हुए अतीक मीर साहब थे, रिजवान इरफान साहब थे, महमूद आमिर साहब थे। तो हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेट हो गया। जमात इस्लामी ने भरपूर हमें साथ दिया, किसी सियासी पार्टी ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना जमात इस्लामी ने किया था। तो देखिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चला, उससे फर्क पड़ा। इस वक्त 6 महीने कारोबार के नहीं है। आप देखिए कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 6 महीने इनको बिल के ऊपर कम से कम टैक्स फ्री कर देना चाहिए
اور تمام چیزوں میں ٹیکس فری کر دینا چاہیے. جب میں ایک آپ کو کال کی بات بتا رہا ہوں, میں امتیاز سے گروسری لینے گیا تو 8,000 کے بل کے اوپر میں نے جب اس کا چیٹ دیکھا تو 2700 روپے میں نے ٹیکس دیا ہوا تھا چیزوں پہ. سگریٹ کا آپ پیکٹ 600 روپے کا لیتے ہیں تو 400 روپے اس کے اوپر ٹیکس جاتا ہے. تو آپ چلتے پھرتے ہوئے ٹیکس دینے, پھر بھی آپ بھی چور ہیں ہم بھی چور ہیں. یہ کیسا نظام ہے؟ اور ہم پہ اصل چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں. تو آپ ہم پہ بادشاہ کی طرف, میں تو یہ سمجھتا ہوں یا تو حکومت کو بادشاہ نظام لاگو کر دینا چاہیے یا اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر باتیں کرنی چاہیے. جب تک آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو, ہمارے یہاں پہ دیکھیں کافی انڈسٹری ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے ہے, آپ کو انویسٹ کر کے کما کر دے سکتی ہیں, لیکن ان کے پیچھے رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. ہماری پرفیوم کی انڈسٹری ہے, کافی انڈسٹری ہیں, لیکن بیک سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ کافی مشکلات کے سامنے ہیں. آپ جب تک اسٹیک ہولڈرز کو لیے بغیر فیصلے نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ہماری انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, کیوں بند ہو رہی ہیں؟ جب تک آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کو, لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا, بات کرنا پڑے گی, اس کے بعد جا کے آپ کی چیزیں ہوگی. ٹرانسپورٹ کا کرایہ دیکھیں کہ پہلے آپ یہاں سے نمائش سے صدر جاتے تھے تو 10 روپے لگتے تھے, 20 روپے لگتے تھے. آج بس والا آپ سے 80 اور 100 روپے کا مطالبہ کرتا ہے, رکشے والا 400 روپے لیتا ہے. تو دیکھیں ہم اگر 1000 روپے 600 روپے بندہ کماتا ہے اور وہ انہی چیزوں میں پیسے ضائع کر دے گا تو کہاں جائے گا؟ روزمرہ کی آپ چیز دیکھیں, دودھ کے ریٹ آج کہاں پہنچے ہیں؟ 220 روپے کا دودھ پہنچا ہوا ہے. کون اس کے اوپر کام کرے گا؟ کہاں ہے کمشنر راجی صاحب؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ریزائن دے دیں. اتنے آپ پیسے لے رہے ہیں, اتنے اے سی سے, ڈی سی سے, آپ کی کرایہ ہے, خرچے ہیں, کروڑوں روپے ہمارے پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے اس ادارے کے اندر جا رہے ہیں. آپ کہاں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ سبزی دیکھیں, ٹماٹر 400 روپے کلو ہو گیا تھا, تو کیوں اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہوتی آنے والے وقتوں سے پہلے؟ دیکھیں اس پہ مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے چیزوں پہ فیصلے نہیں ہوتے. ایک ہوتا ہے چیزوں پہ فیصلے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی, اللہ سے پور امید ہوں, ہم نے پہلے بھی کافی محنت کر کے چیزوں کو اپروو کیا تھا, اور انشاءاللہ آج بھی میں اللہ سے اچھی امید رکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر میرے سینئرز جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ. دیکھیے جناب شریف سلیمان صاحب گھر خیال کر رہے تھے. دیکھیے مسئلہ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ ان کا نہیں ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور یہ جو بیٹھے ہیں ان کے ہلکا ہیں. تو ہماری جنگ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہے. یہ اقتصادی غلامی ہے. یہ کتاب ہے اکنامک ہٹ مین, تھوڑی سی میں نے پڑھی ہے. باقیوں سے بھی گزارش ہے جو کا مطالعہ ضرور کریں. پاکستان صرف ان کا شکار نہیں ہے, خود افریقہ میں بھی بڑے معاملات ہوئے, کافی ملکوں کو نکالا گیا وہاں سے. تو ہمیں بھی یہاں جو ہے ان کو یہاں سے نکالنا پڑے گا. ہمارے قائد محترم عمر کیا صاحب اس دور میں نعرہ لگا سکے آئی ایم ایف کی غلامی نہ منظور. ہم سمجھ نہیں پائے, مگر آج ہمارا بجٹ نہیں بنا رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہمارے پاکستانی حکومت یہ بجٹ نہیں بنا رہے. ہم بعض گزار لوگ ہیں, یہ لگان ادا کر رہے ہیں. میرے زمانے میں بادشاہ ملک پکا کرتے تھے اور لگان وصول کرتے تھے. اب ان صورتوں میں لگان ہمیں دینا پڑ رہا ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے ان کی غلامی کو تو ہمیں اصل ہدف کو دیکھنا ہوگا. ہمارا ہدف یہی لوگ ہیں. اقبال نے دور میں کہا تھا یہود کی رگیں جہاں پنجاب یہود میں. تو داغ شاید کا بڑا چرچا ہے. داغ شاید یہ تھا بنگالی دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اصل مقابلہ ہمارا انہیں شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے
जो आज पाकिस्तान पर मुस्तरद हो चुकी हैं अपने एजेंटों के क्षेत्र में। ये पाकिस्तानी वज़ीर खजाना का बनाया हुआ नहीं है बजट, ये IMF को दिया है, इन्होंने पढ़ लिया उसको। ये नामुमकिन का बजट है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करने का प्लान है। हमें अगर अपने मुल्क को बचाना है, अपनी इकोनॉमी को बचाना है, उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और जिस तरह मुकर्रम ने कहा कि हमें जिहाद करना पड़ेगा, इस काम को हमें जिहाद समझ के करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें डट कर इनका मुकाबला करना होगा, अब पीछे हटने की गुंजाइश खत्म हो गई है। तो ये बजट और IMF की गुलामी नामंजूर, हमें से किसी कीमत पर भी मंजूर नहीं। बाकी सारी बातें सब रस्मी करेंगी। असल जो दुश्मन है वो यही IMF है। बात ये होनी चाहिए कि इनसे कैसे आज़ाद हो जाए, और असल तो उन लोगों की तरफ ज़्यादा है जिनके जरिए दूसरे मुल्कों में है, जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे मुल्कों में है, जिनके जेट तैयारे हैं। हमारी तो मोटरसाइकिल भी खराब हो जाए बड़ी मुश्किल से बनवाते हैं, इनके जेट तैयारे होते हैं, इन पर क्या टैक्स है? जिनके बड़े बड़े महलात हैं, बड़ी बड़ी इलाकों में कब्जे किए हर शहर में, पाकिस्तान के बाहर भी और पाकिस्तान में भी, जिनकी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, जो 10-10 करोड़ रुपए की एक नंबर प्लेट लेते हैं, उनको पूछने वाला कौन है? अब उनको पकड़े, उनसे निकलवाए ना। हमने तो बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बीमार हो जाए तो दवा अपने घर से भी इलाज करानी है, प्राइवेट कार की सूरत में जो है कार भी हमने रखना है, यही ड्राइवर भी हमने ही कंट्रोल करना है, बच्चों के स्कूल तालीम का खर्च भी हमने देना है। और उसके बाद जब हम बूढ़े होकर बीमार हो जाए तो हमें कोई पेंशन कुछ नहीं है। तो क्या हम इन चीज़ों के लिए कमा कर इनको देते रहेंगे? ये सोच का मुकाम है कि हमने मुल्क के लिए करना है, या जो हमारे बैठे हुए या इनके आका जो है उनके लिए करना है कि हम यहाँ जमा करते रहें और वहाँ वो इधर से घरों में उड़ाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। जो कराची और पाकिस्तान के जो आवाम की जो बात की जाती है, जो उनके मसाइल हल करने की बात होती है, वो सबसे पहले जमात इस्लामी करती है और आगे लेके जाती है उसको। इस सिलसिले में हमारे हाफिज नईम साहब माशाल्लाह अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनकी टीम को लंबी उम्र दे, काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं। तो कराची के जितने भी ताजिर हैं उनसे दिली मोहब्बत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं और उनके साथ खड़े भी होते हैं। जहाँ तक कि ये बजट के सिलसिले में बात हुई आपकी, ये बजट को तमाम लोगों ने मुस्तरद किया, तमाम लोगों ने मुस्तरद भी किया। उसके बाद कुछ सियासी जमातों ने भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, फिर उसके बाद उसको मंजूर भी कर दिया। ये क्या वजह? ये सिर्फ हमारे मुत्तहिद ना होने की वजह है। अगर हम लोग मुत्तहिद होंगे तो ये जो जितने भी गलत काम हैं ये रोके जाएंगे। जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से, हमारे मोबाइल फ़ोन में तकरीबन कोई 18% सेस तक लगा दिया। पहले लोगों को राग़िब किया कि आप इंडस्ट्री लगाओ, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद उस पर 18% सेस तक लगाया, 5% जो है वो RD लगा दी, 3% जो है वो एडिशनल सेस तक लगा दिया, 2% और जो है एडिशनल ड्यूटी लगा दी। तो तकरीबन 30% जो है ये प्राइस जो है ये बढ़ेंगे इस मोबाइल में। और दुनिया जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। मोबाइल कोई नेसेसरी आइटम है, ये कोई लग्जरी में नहीं आता। इससे लोग जो है कारोबार करते हैं, इससे लोग अपना रोजगार कमाते हैं, इससे बैंकिंग सेक्टर चलता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो मोबाइल के थ्रू होती है। आपने और ये जितनी आप जो समझ सकते हैं कि ये जो पढ़ाई का सिलसिला है और लर्निंग का सिलसिला, इससे लोग सीखते हैं, उसी पे जो है आपने जो है टैक्स लगा दिए, ना आपने पूछा ना कुछ जो है। जो असल में वजह ये जो टैक्स दे रहा है उसी को दबाते हैं, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको कुछ भी नहीं कहते। ये बड़े बड़े उम्रा और बड़े बड़े जो लोग हैं ना टैक्स में आते हैं ना टैक्स देना चाहते हैं। कि सिर्फ गरीब आदमी को और जो बेचारा शरीफ आदमी हो उसी सिर्फ टैक्स देते हैं।
تو یہ سلسلہ شرافت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. بہت ہم لوگوں نے دیکھ لی. مجھے یہ جو بتایا وہ دیکھا میں نے, ان کو بتایا گیا کہ ہر آدمی 2,80,000 روپے کا مقروض ہے. تو یہ قرضہ تو آپ نے لیا ہے, ہم نے تو نہیں لیا. یہاں کی عوام نے تو یہ قرضہ نہیں لیا نا, آپ لوگوں نے قرضے لیے اور مقروض جو ہے عوام کو کر دیا. اس طرح سے ناجائز ہو رہا ہے. دیکھیں, جو بھی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت کراچی کے عوام, پاکستان کے عوام کے جائز مفادات کا تحفظ کرے گی, کراچی الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن اس کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہر جگہ کھڑی رہے گی. کیونکہ ہم جو ہے اس عوام سے ہیں, یہ عوام ہے تو ہم ہیں, یہ عوام نہیں تو ہم نہیں. کیونکہ ہم ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اب سمجھ سکتے ہیں مڈل کلاس جو ہے طبقہ وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں جو بجلی کے بل تھے وہ نہیں دے پا رہے ہیں لوگ. اب ہمارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بیچارے بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے جو قیمتی اشیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رکھ لو اور ہمیں پیسے دے دو. تو یہ حال ہو گیا ہے, بہت برا حال ہے. یہ جو عمرہ ہے اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, یہ غضب کسی وقت بھی غضب نازل ہوگا نا تو یہ سوچ نہیں سکیں گے یہ کہاں رہیں گے. یہ بہت حالت لوگوں کی بری ہے. ابھی میں کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے یہ سمجھائیں یہ سلسلہ, ان لوگوں کو فیسلیٹ کریں. جو چھوٹے تاجر ہیں, چھوٹے جو غریب آدمی ہے اس کو فیسلیٹ کیا جائے. اگر یہ نہیں کیا گیا تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا طوفان جو ہے برپا ہوگا. تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہاں کے سیاستدان جو اوپر بیٹھے ہیں وہ ہوں گے. تو ہم جماعت اسلامی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گی عوام کے لیے انشاءاللہ کراچی الیکٹرانک ایسوسیشن اس کے ساتھ کرے گی. بہت بہت شکریہ. بدقسمتی ہے کہ آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر یہ سب ہماری اپنی خامیاں ہیں. جب تک ظلم کا ہاتھ نہیں روکا جاتا ظلم بڑھتا رہتا ہے. اور آج ہم بجٹ پہ بات کرنے بیٹھے ہیں. جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں, خواہ وہ بجلی کی قیمتیں ہوں, خواہ وہ لوڈ شیڈنگ ہو, پانی کا بحران ہو, پیٹرول کی قیمت ہو, آپ دیکھیں جتنے بھی ہمیں اس وقت ہماری زندگی کو دشواریاں جو درپیش ہیں, اس کے پس منظر میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ ہم نے اجتماعی طور پر نظر انداز کیا. میں ابھی بات سن رہا تھا, میرے دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی. جاوید اختر صاحب نے اس نقطے پہ بات کی. میں نے بھی مودودی صاحب کی تفسیر القرآن کو بغور پڑھا ہے. ہماری ان تمام تر مشکلات بلکہ ہلاکتوں کے پیچھے وہ افریط ہے جس کے خلاف ہم نے کبھی بات نہیں کی. وہ سودی نظام میں مالیاتی نظام جس کے خلاف کبھی مؤثر آواز نہیں تھی. آپ دیکھیے بجٹ کی دستاویز کیا ہے, سود کی نحوست سے لتڑی ہوئی ہے. 10 سال کا کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بیشتر حصہ جو بڑھتے آج نصف سے زائد ہو گیا وہ سود کا حصہ ہے جو ہمیں IMF کو دینا ہے. اس سود ہی کی ادائیگی کے لیے, اس کی قسط کی ادائیگی کے لیے آج ٹیکسوں کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے جو اس حد تک بڑھ چکا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کل ہمارے سانس لینے پر بھی شاید ٹیکس لگ جائے. تو یہ ظلم کا نظام ہے. سود کو لوگ مالیاتی, لیکن آپ تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ میں مودودی صاحب نے اسے ظلم کا نظام قرار دیا. اور جو قوم ظلم کے خلاف نہیں اٹھتی اس کا حشر وہ برباد ہو جاتی ہے. دیکھیے خداوند کریم کا سب سے زیادہ جو غصہ ہے, جیسے سورہ البقرہ میں سود کی معصیت کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ غضبناک ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے تو سمجھو یہ میرے اور نبی کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. دیکھیں ظلم ہی تھا جو کیسر و کسرا کی عالی شان سلطنت حضرت عمر فاروق نے لشکر ترتیب اور تباہ برباد کر دیا. وہ ظلم کا نظام تھا. آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یزیدیت ہمارے سامنے
واضح طور پر وہ غالب ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہم خاموش ہیں. یہ خاموشی اللہ سے بے وفائی ہے, شریعت سے بے وفائی ہے. جب دو دوست کہیں جاتے ہیں اور ایک دوست کے ساتھ کوئی زیادتی ہو اور دوسرا اس زیادتی پر خاموش رہے تو ان کی دوستی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نظام کی جس طرح بے حرمتی اس ملک میں ہو رہی ہے اور اس پر ہم خاموش ہیں, ہم اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتے, ہم کسی آواز اٹھانے والے کا ساتھ نہیں دیتے, تو یہ پھر اللہ سے دوستی یا شریعت سے وفا نہیں ہے, یہ محمد سے وفا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, یہ وقت ایک تباہ کن ایک توق ہے جو سود میں لکھڑے ہوئے اس بجٹ کی صورت میں ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے خلاف اٹھنا آپشنل نہیں ہے. جس ہم نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا آپشنل نہیں ہے, لازم ہے, فرض ہے. اس وقت اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی, کل ہمارا خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا, ہمارا نبی ہمیں معاف نہیں کرے گا, ہماری اولاد, ہمارا وطن یہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اس لیے جو جماعت آواز اٹھاتی ہے اس کی آواز بن جائے گی. جماعت اسلامی ہمیشہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان میں ایک فخر ہے. جماعت اسلامی نے جتنے بہترین ایشوز پر آواز اٹھائی ہے, یہ تو بہت سارے معاملات کی تشہیر بھی نہیں کرتے. تو پچھلے دنوں آگے دیکھا تو کیا وہ بحریہ ٹاؤن اور دیگر جس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, اس کو ان کی آواز کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ساری جماعتوں میں, کل بھی ایک آل پارٹی کانفرنس میں تھا جس میں بجلی کی قیمتوں پر انہوں نے کانفرنس بلائی تھی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی آگے بڑھا, کسی کی آواز مؤثر ثابت ہوگی یا کوئی ایک مجاہدین کی جماعت تشکیل دینے میں کامیاب ہوگا تو وہ آپ خلیل الرحمان. اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے, بجٹ کو کھلنے تو دے, پھر آپ دیکھیں اس میں سے نکلتا کیا کیا. یہ ہمیشہ سے یہ بڑی منافقت کرتے ہیں, دستاویزات کو آہستہ آہستہ کھولتے ہیں, اوپر پھول ہوتے ہیں, پھر نیچے پتے ہوتے ہیں, پھر کانٹے نکلتے ہیں, یہ پھر بچھو نکلتے ہیں. یہ ہمارا بجٹ ہے. یہ بجٹ اس سود خور ادارے کا بنایا ہوا بجٹ ہے, جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ جس نے 70 سے زیادہ مملکت میں برباد کر دی, اور خود بھی وہ اپنی کانفرنسز میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ کار بے شک سخت ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہمارے پاس کوئی متبادل طریقہ نہیں ہے. امریکہ جیسی مملکت, وہاں وہ یہ تو نہیں جانتے کہ شریعت اس کو کیا کہتی ہے, یہ سودی نظام ہے. لیکن جس طرح ہر سال 200-300 کارپوریٹ کمپنیز بند ہو جاتی ہیں, بینکنگ کو بڑے لاسز ہیں, وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سودی نظام, یہ جاگیردارانہ نظام, اس نے دنیا کے مالیاتی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. انہوں نے بلا سودی کاؤنٹرز کھولے ہیں, لیکن یہ ہمارے دین کی جیت ہے, یہ قرآن کی جیت ہے, یہ قرآن کے فرمان کی جیت ہے کہ سود میں ہلاکت اور صدقے میں خیر برکت ہے. اس لیے میں منیم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس تباہی کے اس عقید کو سامنے رکھیں اور ساری قوم کو اپنے ساتھ بنائیں. جس ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بہت ساری علامتیں آپ بتاتے ہیں کہ آنکھوں میں دھندلاپن ہے, چکر آتے ہیں, جسم جوڑ جوڑ دکھتا ہے. وہ ایک مرض کی نشاندہی کرتا ہے اور اس مرض کے ٹھیک ہونے سے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. یہی اس ملک کا مسئلہ ہے. جس دن سود سے ہم نجات پا گئے اس دن نہ بجلی کے بل کا مسئلہ ہوگا, نہ پانی کا مسئلہ ہوگا, نہ پیٹرولیم کی مہنگائی کا مسئلہ ہوگا. یہ ملک جنت نصیب بن جائے گا. لیکن اس کے لیے اٹھیے, اور یہ آپشنل نہیں ہے. اس لیے آپ کو جان کی بازی کھیلنی ہوگی, اور اگر کوئی جان بھی جاتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ قسم کی موت ہے, جسے شہادت کا درجہ ہے. تو میرے دوستوں, اب اٹھنے کا وقت ہے. اگر آپ واقعی سمجھتا ہے کہ یہ ملک بچ جائے, ہماری آزادی میں واپس پھر جائے,
यहाँ अमेरिका का बढ़ता हुआ सूद खत्म हो जाए, हम IMF के सूद खोरों के चुंगल से निकल जाए, तो एक ही रास्ता है कि जहाद की शक्ल में एहतजाज कीजिए। अल्लाह हमें कामयाब करे, अल्लाह हमारा हामी कासिम। इस प्रॉपर्टीज और दीगर शोबाजात से मुतालिक सरगर्म अमल और शहर कराची की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने वाले और पूरे मुल्क को 67% बजट का हिस्सा देने वाले और सूबे के 97% बजट को हिस्सा देने वाले मैंने कराची के तालिब भाइयों, शुक्रिया आपका कि आपने जमात इस्लामी की कॉल पर लब्बैक कहा और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बजट के हवाले से, उसकी तबाहकारी के हवाले से हमने इस सेमिनार में दरअसल बुनियादी मकसद यही है कि जो बजट हमें यहाँ लागू किया गया है, बजट असल में मनसूबाबंदी होती है कि इस साल हमें क्या क्या प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने हैं, आवाम को क्या रिलीफ देनी है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से और इसी तरह से अमन के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हमारे ताजिरों ने और रहनुमाओं ने बिल्कुल ये बताया कि इस बजट के अंदर अगर नहीं है तो आवाम के लिए अमन नहीं है, आवाम के लिए चैन नहीं है। अगर है तो मिराज याफ्ता तबका जो पहले ही लूट रहा है और सरबा हो रहा है, वो उसी का ये बजट है और आवाम इसके मुकाबले में कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं। तो ये बहरहाल एक ऐसा ट्रिपिंग पॉइंट है कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने बिल्कुल बरवक्त ये फैसला किया है और हम हिमायत करते हैं कि इस बजट और फिर बिजली की नारा वाला लोड शेडिंग और इसी तरह 1000 बेगुनाहों की शहादत और ये वो मसाइल हैं जिसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि 12 तारीख की जो अमीर जमात हाफिज़ रहमान की कॉल है, इसको हम लब्बैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान की सतह पर उसको कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं इस का एलामिया पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के गोशगुजार हो जाए। IMF के ताजिर दुश्मन फोर्थ बजट सेमिनार का मुस्तक़िल एलामिया। जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक़्क़िद होने वाला आज का बजट सेमिनार, जिसमें कराची भर के सनअतकारों, ताजिर तंजीमों, ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की, 2024-25 के बजट को IMF का चरबा और अवाम दुश्मन बजट करार देते हुए मुस्तरद करता है। सेमिनार इस अमल पर शदीद गम गुस्से का इज़हार करता है कि इस बजट की तारीख शुरू होते ही 30 जून की रात को 12 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। साथ ही बिजली के नरखों में भी मुसलसल इजाफा करके अवाम की चीखें निकाल दी गई। हकीकत यह है कि मुल्क के अवाम पहले ही बिजली के बिलों की अदायगी के लिए घर के जेवर और कीमती अशिया बेचने पर मजबूर हैं। गैस के नरखों में बार बार इजाफा किया जा रहा है, जबकि गैस घरों और कारखानों में कहीं दस्तयाब नहीं। बजट में आवाम को दी जाने वाली 300 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म करके आटा, दाल, दूध और दवाओं पर टैक्स लगाकर आवाम के लिए जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया गया है। इस पर सितम यह है कि 3600 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाकर आवाम का खून निचोड़ने की मनसूबबंदी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, जिसका 50% IMF को सूद की अदायगी में चला जाएगा। आवाम को रिलीफ देने के बजाय वज़ीर आज़म हाउस ऐवान सदर के खर्चे में 30% इजाफा कर दिया गया है। 17,500 अरब रुपए मराआत याफ्ता तबके को अयाशियों के लिए दिए गए हैं। अरकान असम्बली की मराआत में भी 30% इजाफा कर दिया गया है, मगर धूप से तरफ से आवाम के लिए जुल्म और सितम के अलावा कुछ नहीं।
आवाम गैस और बिजली के बिल देने के काबिल नहीं रहे, मगर मुल्क की अशराफिया को 225 अरब रुपए की बिजली और 550 अरब रुपए का पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। मखरूज मुल्क की सूरत हाल ये हो गई है कि मुल्क 65,000 अरब का मखरूज हो गया है और अब हर पैदा होने वाला बच्चा 2,80,000 रुपए का मखरूज पैदा हो रहा है। नित नए टैक्सों से ताजिरों और सनअतकार भी परेशान है। मुल्क में पहली बार एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। मुल्क के सरमायादार और मुल्क का टैलेंट तेजी से बाहर जा रहा है। यह सेमिनार मुतालबा करता है कि अवाम दुश्मन टैक्सों को वापस लिया जाए, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, अशराफिया को दी गई गैर मामूली मराहत को ख़त्म करके आवाम के लिए सहूलियात मुहैया की जाए, ताजिरों और सनअतकारों को मुशावरत में शामिल करके जालिमाना टैक्सों को वापस लेकर माशी पॉलिसियाँ तरतीब दें ताकि मईशत का पहिया चल सके। कराची में बिजली के बिलों के जरिए म्यूनसिपल टैक्स की वसूली आवाम पर जुल्म है। अगर हुकूमत ने इन अवामी मुतालबात पर काम न धरे तो बिजली और गैस से महरूम भूखे और परेशान हाल अवाम एक तूफान की सूरत में इस पूरे निज़ाम को बदलने के लिए उठ खड़े होंगे और कोई भी कश्मीर और कीनिया जैसे हालात को नहीं रोक पाएगा। हुक्मरान होश के नाखून लें और अवाम दुश्मन पॉलिसियों और जालिमाना टैक्सों को वापस लें। यह सेमिनार अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से जालिमाना बजट, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाले धरने की मुकम्मल हिमायत करता है। साथ ही ऐलान करता है कि इस जालिमाना बजट, बिजली के खिलाफ बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के ताजिर 4 और 6 जुलाई को सदर और लियाकताबाद में मुजाहरा करेंगे। बिलों से टैक्स की वसूली के जरिए कर दिया है और अब तो ये देखिए कि हद ये हो गई कि मेयर कराची साहब ये कहते हैं कि कचरा उठाने का भी तो टैक्स अगले महीने से 1,000 रुपए महीना बिजली के बिलों से वसूल किया जाएगा, जिससे सालाना 4 अरब रुपए का फायदा होगा। मेरी सवाल इस बात पर है अपनी जमात इस्लामी कराची मुनीर जफर भाई से कि हमने जब 2006 में लोड शेडिंग के हवाले से इसी प्लेटफॉर्म से एक अलायंस बनाया था आल कराची ताजिर इत्तेहाद और उस अलायंस के चेयरमैन, उसके बाद दूसरे चेयरमैन और आज इस नए पे पहुंचे कि किसी ने के सिवाय जमात इस्लामी और हमारी तंजीम के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सब उनके आलायकार बन गए और इकट्ठे बढ़ गए और जगह जगह उन्होंने अपनी व्हाट्सएप के ऊपर चला के चेयरमैनशिप का ऐलान किया। कराची में आल कराची इत्तेहाद के इतने चेयरमैन बन गए कि अब गिने नहीं जा सकते। मैं ये समझता हूं कि अब वो लोग अपनी मार्केटों में, अपने इलाकों में बहाल किरदार अदा कर रहे हैं, नहीं सिर्फ वो व्हाट्सएप के लीडर है, जिसकी वजह से हुकूमत को भी पता है और इदारों को पता है कि इनकी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तस्वीरी लीडर है। और हकीकी लीडर छुप कर बैठ गए हैं, हिम्मत नहीं है उनमें कि वो रोडों पर आए। देखिए, जब तक आप अपने जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, आप जब तक अपने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे कि आज से 23 साल पहले मेरे लीडर जनाब उमर शेरिया ने अपनी क़यादत में कराची को खैबर 29 दिन बंद करके साबित कर दिया था कि हुकूमत कुछ नहीं रखती जब तक आवाम खड़ी ना हो। आवाम आज खड़ी हो जाए, ये जालिमाना टैक्स नाफिज नहीं हो सकता। आज के इलेक्ट्रिक पर हम जो टैक्स दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये टैक्स किस मत में ले जा रहे हैं। आप नाम तो सुने, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स, एडवांस टैक्स, ये क्या चीजें हैं भाई? यानी आप बिजली इतनी महंगी नहीं है, बिजली 2,000 की तो फिर 10,000 रुपए का। जब तक कराची का ताजिर यहाँ बैठकर बात तो कर जाता है, हनफ भी दे देता है, और फिर होता यह है कि एक दिन पहले हड़ताल की कॉल दे, वहां जाके दूसरी कश्ती में फंस जाता है। यानी पिछले साल यही दिन थे, हमने यहाँ एक कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस कन्वेंशन के अंदर यह हुआ कि सब ताजिरों ने हलफ का ऐलान किया कि हम जो है हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में इस स्ट्राइक की हिमायत का ऐलान करते हैं। और फिर हुआ ये कि क्लिफ्ट करने के इजलास बुलाया गया और वहां जाकर उन्होंने एक दिन पहले हड़ताल की कॉल के ऊपर पूरी कराची के अंदर प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया और मुख्तलिफ जुज़ भी हड़तालें हुई, जिसकी वजह से हमारा मजाक बना ताजिरों का, आवाम का मजाक बना। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ताजिर यहाँ पर एक मुत्तहिद हो जाए और अवाम साथ हो, तो ताजिर अवाम है, अगर मुत्तहिद होगी तो ये हुकूमत टैक्स नाफिज नहीं कर सकेगी। हमें यूनिटी का मुजाहरा ताजिर बरादरी को करना है। अगर ताजिर बरादरी मुत्तहिद नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आखिर में हाफिज
नईमुर रहमान साहब जो मेरे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, इनको पर पेश करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ मुनीर जफर भाई से कि हमारी गुजारिशात को और तालीम यूनिटी को जो है मजबूत किया जाए। यहाँ पर आज लेदर की फैक्ट्री जो है रन कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि लेदर की फैक्ट्री के जो कारीगर हैं उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से हटा दिया है और जहाँ फैक्ट्री है वहाँ लोड शेडिंग इतनी है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर काम है भी तो काम नहीं कर पा रहे हैं। बात इतनी सी है कि आपको मैंने कहा कि 300 यूनिट भी दे देंगे आप, तो कम से कम 300 यूनिट तो फ्री दें, और यूनिट तो दूर की बात, आप लाइट फ्री दें। जनरेट करता है, उसका पहिया ही खराब हो गया तो कराची का पहिया कैसे चलेगा। इकॉनमी बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मैं तमाम हमारे सीनियर सब बैठे हुए हैं, उनसे ऐसी कोई अमली लाएमल बनानी चाहिए जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो पिछली दफ़ा भी हमने एहतजाज करा था, भाव भाई ने बिल्कुल सही कहा था। बिल्कुल सब तमाम जनाब में काबिल एहतराम है, हमारे अलायंस के लोग लेकिन सब मुतफ़र्रिक़ हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, तमाम लोग अलग अलग हड़तालें कर रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म पे जितना महमूद आमिर साहब ने बोला था कि एक प्लेटफॉर्म पे आगे जमात इस्लामी के तहत एक प्रोटेस्ट ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये बजट के ऊपर भी कुछ चेंजिंग आनी चाहिए और हमारे बिजली के बिलों में भी कुछ कमी। जमात इस्लामी जो हमेशा से आवाम की और ताजरों की तर्जुमानी बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में और एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल में हमेशा से करती आई है और हमारे कराची की आवाज़। लेकिन अफसोस जो शहर कराची की हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो जिस तरह से उसको ताउन करना चाहिए, जिस तरह से साथ देना चाहिए, वो एक गैप जो है वो मैं समझता हूँ वक्त का तकाजा है कि अब दूर होना चाहिए और हम सबको एक और नेक होकर अपने हकूक़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी बका के लिए याद रखें ये बजट खुदकुश हमला है तिजारत पर और बिजनेस कम्युनिटी पर और पूरे पाकिस्तान पर। IMF के इमा पे जो ये बजट पेश किया गया है ये किसी तौर पर भी ना तो आवाम दोस्त कहा जा सकता है ना ही ताजिर दोस्त। एक तरफ हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम लाती है, दूसरी तरफ हम पे खुदकुश हमले करती है। खुदारा ये रफीज तब्दील की जाए, हुकूमत होश के नाखून ले, वो वक्त दूर नहीं जब मजलूम की आहें इन हुक्मरानों के हवाले तक पहुँचेंगी और ये तबाह बर्बाद और इबरत का निशान बनेंगे। मैं यही कहूँगा कि हम सब एक और नेक होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आए। जमात इस्लामी समेत जो लोग भी शहर कराची, मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जान, इसकी हिफाजत, कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान और कराची एक दूसरे के लिए लाज़िम मुलज़िम है। लिहाजा हम सबको अपने पाक वतन की तामीर और तरक्की के लिए और इस बजट को हम नामंजूर करते हैं, मुस्तरद करते हैं, उसको किसी सूरत कबूल नहीं करते। लिहाजा हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करे और ताज़ी दोस्त बजट लाए। और नहीं ला सकती तो फिर हक़ाइक़ आवाम को सामने लाए कि उसकी क्या मजबूरियाँ हैं, क्योंकि आवाम इस बजट को कबूल नहीं कर सकते। ये हमारे लिए डेथ वारंट है जो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और हम जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमेशा कराची के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुनज़्ज़म तहरीक के शक्ल में जो खिदमत की हैं वो बाइस तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नूरुल रहमान साहब ने जो तहरीक हमेशा हक और सच से चलाई है उसमें हमारे मौजूदा अमीर जमात इस्लामी जनाब मुनम जफ़र खान साहब और उनकी टीम उस मिशन को जारी रखते हुए हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से जमात इस्लामी ने जो है वो इजलास बुलाया है, तो मेरे भाई बैठे में शाहिद साहब पूछ रहे थे कि बजट क्या है। मैंने कहा बजट समझ में नहीं आया क्या है। अगर बजट को आप एक्सप्लेन करें दो अल्फाज में, सिवाय टैक्स और सिर्फ टैक्स, यानी कि आप हुकूमत को जो है अपनी हलाल की कमाई में से मुख्तलिफ जो है वो टैक्सों के नाम पर जो है बस वो अदायगियाँ नहीं करते। मुल्क इस वक्त किस तरफ जा रहा है, अल्लाह ताला ही पाकिस्तान पर जो है वो रहम फरमाए, क्योंकि इस वक्त जिस इदारे की तरफ भी आप नज़र डालें तो वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि खून न छोड़ने के अंदर जो है वो लगा हुआ।
इस वक्त इतनी बदतरीन हालत है और हमारे जितने भी ताजिर हजरात बैठे हैं ये सब जानते हैं। अब ये है कि जो ख़ास तौर पे जो इदारे हैं जिनके इख्तियार है उनसे भी जो है वो बात करना पड़ेगी कि भाई ये जो है वो सूरत हाल किस तरफ जाएगी। और जहाँ मेरी तहकीक ये कह रही है जो बजट आपको आज नजर आ रहा है अगला बजट इससे ज्यादा खतरनाक होगा। IMF के साथ जो हुकूमत बैठी हुई है, IMF की पिछली 50 साल की कारकर्दगी ये है, ये वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था कि जितनी भी मईशत है उनका डब्बा गोल कर दिया डॉलर को महफूज करने के लिए। ये दरअसल यहूदियों का एक शिकंजा है। मैंने बहुत तहकीक के बाद आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हमारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आज आप फलस्तीन में देखें, दुनिया में कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। अनकरीब पाकिस्तान जो बजट के हवाले से जो बातचीत चल रही है इस वक्त तो ये नजर आ भी रहा है और उसमें वज़ीर आज़म ने इसको इकरार भी किया है कि बजट जो है IMF ने बनाया है, जो पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक ये सिर्फ IMF ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको बनाया है और इनका मेन मकसद ये है कि यहाँ से हमें टैक्स कैसे वसूल करना है। जितना ये सूद के तौर पर इन्होंने कर्जे दिए हैं उस कर्जे की वसूली के लिए इन्होंने यही टैक्स का निज़ाम बजट के जरिए से वसूल करने का सिलसिला बनाया है और ये मतलब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत मतलब बड़ी मतलब यानी कि वो एक मुश्किल होगी जिसमें कि जी हाँ गुजार हैं। और इस वक्त जो बजट है मैं समझता हूँ ये बजट नहीं है, ये सजाए मौत दे दी उन्होंने पूरे पाकिस्तान को। और ये सजाए मौत जो है ना ये हमें कबूल नहीं, ना हमें ये टैक्स मंजूर है, ना हम इस टैक्स को मानते हैं। जैसे कि इन्होंने बिजली, गैस, पेट्रोल हर चीज़ को रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि गरीब तो गरीब, अमीर भी नहीं दे सकता इसको। ज़्यादा इस टैक्स को हम बिल्कुल मुस्तरद वो करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये 45 फॉर्म की जो हुकूमत है इनको शर्म करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ये क्या करने आए हैं। ये रिलीफ देने आए हैं या हमें फांसी देने आए हैं। ये तमाम लोगों को ये गरीबों को मार रहे हैं, ना आटा है, ना चीनी है, ना कोई और ऐसी चीज़ है। आप गोश्त के रेट देख लें, दालों के रेट देख लें, किसी चीज़ में भी इन्होंने रिलीफ नहीं दिया और हम सब लोग जो है ना फंसते ही चले जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सजाए मौत इन्होंने हमें दे दी है और इस सजाए मौत से हमको निकलना पड़ेगा और निकलने के लिए पूरा पाकिस्तान को रोडों में आना पड़ेगा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, तमाम जितने भी हमारे बड़े शहर हैं वहाँ से एहतजाज होगा तो तब ये काम होगा, वरना ये इसी तरह हमारे ऊपर मुसर्रत रहेंगे और रेट बढ़ाते रहेंगे। और जमात इस्लामी किस तरह हमारा काम करती है हम इनका साथ नहीं देते। एक जमात इस्लामी है जो हर वक्त बिजली के लिए या और किसी भी ऐसे काम के लिए निकलती है, लेकिन लोग इनके साथ नहीं निकलते। सिर्फ हम तमाशा देखने वाले लोग बन जाते हैं। तमाशा देखने से यही होगा कि टैक्स भी लगेगा और बिजली भी बढ़ेगी और हर चीज़ के अंदर भी हमारे साथ जाती करेंगे। तो मेरा यही है कि पूरे पाकिस्तान से एहतजाज शुरू किया जाए और हम जमात इस्लामी और इनके साथ हैं। एफटीआर का टैक्स है, की वैल्यूएशन बढ़ा रही है। आप ये समझ लो कि पिछले साल भी हमारे साथ बड़ा जालिमा सलूक हुआ था और काम कम हो गया था और इस बजट में इससे भी ज़्यादा किया गया है। जब प्रॉपर्टी खरीदने में आप नई प्रॉपर्टी खरीदो उस पर टैक्स लगाया गया है। हम पे नीम रेंट लगाया जाता है कि अगर हमारे पास कोई प्लाट खाली पड़ा हुआ है या कोई प्रॉपर्टी दूसरी है एक के अलावा तो उस पर भी वो रेंटल इनकम से 1% टैक्स लेते हैं। ये हमारे कारोबार के लिए बहुत ही खतरनाक है और दिन ब दिन हमारा कारोबार खत्म हो रहा है। ये जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन की तो हज़ारों लोग बेकार हो जाएंगे। इसके साथ 40-50 इंडस्ट्री चलती है, इसके साथ सीमेंट भी चलता है, सरिया भी चलता है, लकड़ी के काम वालों भी चलते हैं, रंग भी चलता है। तो इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचेगी तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा। अगर जो हम आपको निकलना पड़ेगा और उसके लिए हम अपने हकूक़ को लेने के लिए हमको रोज पे आना पड़ेगा। ये बजट इंतहाई काबिल मज़म्मत है और आवाम का इस्तेहाल है। तमाम साथियों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मैं मुख्तसरन सिर्फ ये कहूँगा कि इसका वाहिद हल जो है एक भरपूर एहतजाज है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है, कड़वा सच ये भी है कि अगरचे जमात इस्लामी ने कराची के तमाम मसाइल पर, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक के हों या दीगर हों, भरपूर स्टैंड लिया और हमेशा इस बात की कोशिश की कि किसी तरीके से कराची के मसाइल को हल किया जाए, उसके लिए एहतजाज किया जाए, उसके लिए धरने दिए जाएँ। और ये भी कड़वा सच है कि लोगों ने बड़ी ताउन की यकीन दहानियाँ कराएँ भरपूर तरीके से। दोस्त नंबर की मिसाल भी सबके सामने होगी
कि हाफिज नईम रहमान साहब ने तमाम ताजिर बरादरी की मशावरत से, उनकी अप्रूवल से 2 सितंबर की तारीख से है वो मुकर्रर की थी गुज़श्ता 2023 साल में। लेकिन बदकिस्मती से सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगरचे मसाइल का शिकार सब हैं, मसाइल को सब समझते हैं, परेशान सब हैं, कहीं से भी परेशान है, बजट से भी परेशान है, पेट्रोल की कीमतों से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, उसके बावजूद वो चूँकि सियासी तौर पर मुनक़सम है, इसलिए बावजूद इसके कि जमात के वो स्टांस से बिल्कुल मुत्तफिक होते हैं, लेकिन सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पे वो अपनी कमिटमेंट पे खड़ी नहीं रहते और इस तरीके से सड़क पे नहीं निकलते, अगरचे निकलना चाहते थे, लेकिन चूँकि उनकी सियासी वाबस्तगियाँ उन्हें मजबूर कर देती हैं, मसलहत का शिकार होते हैं। इस तरीके से जमात इस्लामी बावजूद इसके कि बहुत अच्छा स्टैंड देती है, लेकिन वो अवामी पज़याई वो नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए। कुछ हमारी खताएं और कुछ इस हुकूमत की अल्लाह की तरफ से हुक्मरानों के दिलों पर मोहर लग चुकी है जो हट नहीं पा रही। उसके लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये एक कौमी फरीज़ा है, एक वाहिद जमात इस्लामी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं उनसे रब्ता किया जाए और जो इसके अंदर बिल्कुल जो इक़्तिदार में है वो लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको अपने साथ शामिल करें। और ये एक फरीज़ा, एक पाकिस्तान का होने का, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इन लोगों ने जो ज़्यादतियाँ और जो अब तक ये अमल हो रहा है, हम बिल्कुल खामोश हैं, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। अगर हम कोई आवाज़ उठाते भी हैं तो उसका कोई सद्देबाब नहीं है। आज अगर ये जमात इस्लामी या कोई और जमात कोई थोड़ा बहुत कोई काम करती भी है तो उसको है ना किसी प्रॉब्लम या किसी ब्लैक मेलिंग में लाकर वो मसले को दबा दिया जाता है। लिहाजा मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक कौमी मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं ये मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि जो मेरे 2-4 लफ्ज़ हैं इसको दोहराया जाए और बोला जाए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बरसे इख्तिदार ताकतवर लोगों से, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, हम ये दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे अमाल जाएंगे जो तुम्हें बहुत मुश्किल और परेशानी में डाल देंगे। तो मैं जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह का वास्ता है, इस 24-25 करोड़ आवाम की आवाज़ सुने और इस पर अमल करें। फिर दुनिया में आप वापस आए, वापस हमने नहीं आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उसके ऊपर अमल किया जाए। और ये जो लोग, मैं बार बार एक लफ्ज़ दोहराता हूँ, बहुत जगहों में मैं कहता हूँ, जो ताकतवर लोग हैं वो इसको लेकर आगे आए। और अगर ये ना हुआ तो ये आवाम और ये दुनिया के जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा किरदार अदा करेगी ये कौम कि ये जिंदगी भर याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो कोई कर दिए जाए और अशराफ की मजा उड़ा रही हो। जब आपने की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, लोगों ने सीरत पढ़ी है, जब ज़ाहिर उन्होंने सारी जिंदगी तकलीफ गुजारी, मगर जब तकलीफ गुजारी तो वो अपने सहाबा से ज़्यादा तकलीफ उठाते थे और उनको आराम पहुँचाते थे। आपने ये सब सुना होगा कि जब कोई माल गनीमत आता था तो तक उसको बाढ़ में दूसरे से घर नहीं जाते थे और घर में भी फाका हो जाता था। तो लीडरशिप ऐसी होती है। आपने ये बातें सबने सुना है कि जब खंदक का मौका आया और लोग खंदक खोद रहे थे तो लोग भूख से बेहाल थे। बताएं आप ये सब पैसे लाएंगे कहाँ से? अब हमारी अशराफिया क्या करती है, बजाय इसके कि अपने खर्चे कम करे और बजाय इसके कि अपने खर्चों को उस लिमिट्स में लेकर आए जो कि आवाम के बराबर हैं, वो हमारे ऊपर सारे खर्चे डाल देते हैं, सारे टैक्सेस लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक के दाम बढ़ा देते हैं, गैस के दाम बढ़ा देते हैं। तो ये इफेक्ट करता है ना सिर्फ इंडस्ट्री को, छोटे ट्रेडर्स को, बल्कि ये आम आवाम को भी इफेक्ट करता है। और उस आम आवाम की जो फिटनेस है उसकी वजह से फैटीग पैदा हो रही है पूरे मुल्क में। मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपसे छोटी सी बात को मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पहले पाकिस्तान में तो साल में एक बजट आता, हमारा 15 दिन बाद हमारे ऊपर एक बजट आता।
अभी एक जनरल बजट आया जिसमें मोटरवे पे भी टैक्स लगा दिया गया, मोटरवे टोल टैक्स बढ़ा दिया गया, हमारी गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया गया, हमारे उठने बैठने पे टैक्स लगा दिया। लेकिन ये लगाते क्यों हैं? हमने कभी सोचा है? जब तक हम बर्दाश्त करेंगे ये हमारे ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगाते रहेंगे। जब हम बर्दाश्त करना छोड़ देंगे ये टैक्स लगाना छोड़ देंगे। ये जो बजट हमारा बनाते हैं वो पाकिस्तान से उनका कोई वास्ता नहीं, ना उनके कोई बच्चे पढ़ते हैं, ना उनकी रिहाइश है। ये जो हुक्मरान तबका ये हमारे हम में से तो नहीं है, इनको क्या पता कि हम लोग किस तरह गुजारा करते हैं। कम अरसे में इतनी शानदार तकरीब आज मुनक्किद की और तमाम ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जितने ताजिर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये बजट 2024 के को मुस्तरद करने के लिए यहाँ पे जमा है, और हम जो बजट हम पे नाफिज किया गया है 2024 में इसको तमाम ताजिर तमाम अवाम मुस्तरद करती है, और ये अवाम मुल्क की माशियत का कत्ल के बराबर है। और IMF अगर बजट बनाता है और आप जो है उसको लागू कर देते हैं अवाम पर, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या इस 145 के तहत आपके पास इतनी अहलियत नहीं थी कि आप बजट बना सके अपने मुल्क का? अफसोस का मुकाम है कि आप बाहर से इम्पोर्टेड बजट लाते हैं और अवाम पे मुसल्लत कर देते हैं। तमाम ताजिर, तमाम तंजीमें और तमाम अवाम इस बजट को मुस्तरद करती है, जिसके तहत बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग आप भेज रहे हैं, यूनिट आप 70 से 80 रुपए तक ले जा रहे हैं, और ना बिजली है, ना आपके पास गैस है, ना आपके पास पानी है। तो आपको हुकूमत करने का हक किसने दिया? हम तो आपको हुकूमत करने का हक नहीं दिया, फिर भी आप जबरदस्ती फॉर्म 45 के तहत हम पर हुकूमत कर रहे हैं, जिसको हम मुस्तरद कई मरतबा मुस्तरद कर चुके हैं। और अवाम दुश्मन पॉलिसियों को खत्म किया जाए, और हमारे को सबको मिलकर इस पाकिस्तान में इंकलाब बर्पा करना पड़ेगा। अगर जब तक हम सोते रहेंगे और इंकलाब के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे पर इस तरह मजालिम ढाते रहे जाएंगे, और हम जो है खामोशी से सहते रहेंगे। कल हमारा बिल 30,000 का था, अगले महीने हमारा बिल 50,000 का हो जाता है। इससे आगे चलेंगे तो आप 80,000 1-1 लाख रुपए के बिल भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे, और टैक्सेस भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। एक टूल टैक्स एक मामूली सी चीजें ले आ रही है एक्सप्रेस वे। अब मुझे बताइए कि आवाम शहर के अंदर उधर से गुजर होती है, और वो 30 रुपए का जो है आपने 1 जुलाई से 40 रुपए कर दिया, दिन में 4 मरतबा वहां से गुजरना पड़ता है। तो ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं है? आप गाड़ी का टैक्स भी लेते हैं, सारे टैक्सेस भी ले रहे हैं, उसके बावजूद जो है आवाम पे टैक्सेस की भरमार किए हुए। 14 टैक्स आप तकरीबन के इलेक्ट्रिक के बिलों में लेते हैं, उसका भी आपके पास कोई हिसाब नहीं है, उसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो खुदारा इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम सबको एक होकर निकलना पड़ेगा और एहतजाज की तहरीक चलानी पड़ेगी, जिस तरह हमने पिछले साल रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज किया था, जिसमें हमारे अतीक मीर साहब, शरीफ मेमन साहब, रिजवान इरफान भाई और बाकी सारे ताजिर हमारे तंजीमों के लोग भी हमारे साथ शामिल थे। इस वक्त भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक ऐसी क़यादत को लेकर आगे निकलना होगा और एहतजाज करना होगा, और एहतजाज में भरपूर ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। वो एहतजाज नहीं है जो पिछले दिनों हमने रीगल पे किया था, रिजवान भाई भी थे और मैं भी था और बाकी और हमारे ताजिर रहनुमा भी थे, 1000-2000 आदमी, ये इससे काम नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम कोई भी एहतजाज हो, सदर में जुमेरात को रीगल पर एहतजाज का ऐलान मैं प्रपोजल देता हूँ अपना। अगर मुनासिब समझते हैं अतीक मीर साहब, रिजवान इरफान भाई और हमारे महमूद हामिद साहब और खुसूसन जमात इस्लामी के अमीर कराची सरफराज खान साहब, अगर जुमेरात का या कोई भी दिन की कॉल देते हैं सदर में रीगल पर एहतजाज के लिए, तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा और तमाम ताजिर रहनुमाओं से अपील करूँगा कि इसमें अपने साथ भरपूर शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अगर आप कम अज कम हजारों का मजमा लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुतालबत मान लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।